ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम दौवम जिणवरवशेण जेणनीदिठम देविंद्रविंद्रबंधम वंदे तम सर्वदा शिरसा। चर्चा अपनी द्रव्य संग्रह जी की 35 गाथा के माध्यम से संवर तत्व के स्वरूप को समझने के अंतर्गत संवर के विशेष कारणों के स्वरूप को समझने की चल रही है। यहाँ द्वादश अनुप्रेक्षा में अभी लोक भावना का विस्तार से वर्णन चल रहा है। तो ये लोक चूंकि एक बीच में एक योजन चौड़ा और वो एक योजन भी असंख्यात एक राजू एक योजन नहीं, एक राजू चौड़ा जो मध्यलोक है, उस मध्यलोक में उस एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। असंख्यात योजन मोटाई तो 7 राजू है, मोटाई तो सब जगह 7 राजू। तो उसमें अपने लिए ये मध्य लोक का स्वरूप जिसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि उसमें 2.5 द्वीप तक मनुष्य रहते हैं और वहीं से जीवों का मोक्ष होता है। उसके बाहर फिर मनुष्य लोग नहीं हैं। वहाँ देवों का गमन तो सब जगह होता है, त्रियंच भी रहते हैं, परंतु मनुष्यों का गमन वहाँ नहीं होता है। एक राज्य कितने योजन का होता है? असंख्यात योजन का बोल है ना। एक योजन कितने कोस का होता है? एक योजन जो अकृत्रिम माप के लाने हैं तो 2000 कोस का एक योजन होता है। लौकिक पदार्थों की नाप के लिए तो 4 कोस का एक योजन होता है, परंतु अकृत्रिम चीजों के माप के लिए 2000 कोस का एक योजन होता है। एक कोस कितने मील का? एक कोस तो है क्या? 3.25 किलोमीटर। हाँ, 3.25 किलोमीटर लगभग का एक कोस। हाँ। तो कृत्रिम जो माप है वो 4 कोस का, 4 कोस का, और अकृत्रिम का 2000 कोस का एक योजन, और असंख्यात योजन का एक राजू। तो यहाँ अभी अपना ये मध्यलोक के अंतर्गत अभी चर्चा अपनी विदेह क्षेत्र के स्वरूप को समझने की चल रही है। जम्बू द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्रों को समझने की चल रही है। उसमें जो बीच में 32 नगरियां हैं, उन 32 नगरियों के अंतर्गत उन क्षेत्रों के क्या क्या नाम हैं, वहाँ पर कौन कौन सी नगरियां हैं वो, और वहाँ पर किस प्रकार से जो है जीव चौथा काल सदा चलता है, और वहाँ जीव अपनी आत्माराधना आदि करके और मोक्ष की आराधना करते हुए और वहाँ से निरंतर जीव क्या होते हैं, विगत देह होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ अभी 24 नगरियों की चर्चा हो चुकी थी।
अब 8 नगरियों की चर्चा और बीच की रह गई थी, उसको यहाँ पर पढ़ते। तो 148 पेज पर ये विषय चल रहा है, नीचे का यहाँ से लेते। अब सीतोदा के उत्तर में और नील कुलाचल की दक्षिण में जो क्षेत्र है, उनके विभाग भेद का कथन करते हैं। पूर्व कथित जो भूतारण्य वन वेदिका है, उसके पूर्व में क्षेत्र है, बाद में बक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर बेमंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर बक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर बेमंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर बक्षार पर्वत है, फिर बेमंगा नदी, फिर क्षेत्र है, और फिर बेमंगा नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर बक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर मेरू पर्वत की पश्चिम दिशा में पश्चिम भद्रसाल वन की वेदिका है। इस प्रकार क्रम से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है 9 भित्तियों के मध्य 8 क्षेत्र हो जाते हैं। उनके क्रम से नाम बप्रा, सुबप्रा, महाबप्रा, बप्रकावती, गंधा, सुगंधा, गंधिला, मालिनी, ये उनके नाम हैं। फिर उनके मध्य में स्थित नगरियों के नाम क्या है, तो कहते विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या। जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होते और जहाँ पर कोई वध नहीं होता है, ऐसी उनकी अयोध्या और अवध्या, ऐसे उन नगरियों के नाम हैं। अब जिस प्रकार भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु इन 2 नदियों से तथा विजयात पर्वत से 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, इस प्रकार 6 खंड हो जाते हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्त 32 विदेश क्षेत्रों में भी गंगा और सिंधु जैसी 2 नदियां, गंगा और सिंधु जैसी 2 नदियों और विजयात पर्वत से प्रत्येक क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। नगरी के क्षेत्र जैसे यहाँ भरत क्षेत्र में टोटल वैसे 5 म्लेच्छ 6 आर्य खंड से, नहीं, जो 8 नगरी है, प्रत्येक नगरी में 6 खंड है। एक में 6 खंड। विशेष यह है कि इन सब क्षेत्रों में सदा चौथा काल की आदि जैसा ही काल चलता रहता है। वहाँ उत्कृष्ट मनुष्य, उत्कृष्ट आयुष्य करोड़ पूर्व की होती है और शरीर की ऊंचाई उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है। और पूर्व का माप कितना होता है, एक, मतलब वहाँ पर जो है करोड़ पूर्व की आयु होती है, तो 1 करोड़ पूर्व। तो पूर्व का माप क्या है, तो कहते हैं 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ऐसे 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु होती है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ जो मनुष्य होते हैं उनकी तीर्थंकर आदि की उत्कृष्ट आयु जो है 1 करोड़ पूर्व वर्ष की होती है। और एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। ऐसे 1-1 करोड़ वर्ष की आयु वाले जीव वहाँ पर मनुष्य आदि होते हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार संक्षेप में जम्बूद्वीप का व्याख्यान समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये जम्बूद्वीप संबंधी भरत, ऐरावत, विदेश क्षेत्रों में किस किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब बातों को यहाँ पर संक्षेप में बताया गया। बता रहे हैं विशेष ये है कि इन सब क्षेत्रों में सदा चौथे काल की आदि जैसा काल रहता है। जो विदेश क्षेत्र है वहाँ तो सदा चौथा काल चलती है, तो
आदि का एक मतलब क्या है? शुरुआती मतलब बहुत बड़ा काल है, शुरुआती काल का आदि बाद में तो जैसे रहता था वही मालूम। बोलो मत, क्या समझना है? भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, ऐरावत क्षेत्रों में होता है। तो यहां जब काल परिवर्तन होता है तो प्रारंभ में चौथा काल अलग होता है, फिर कम से घटता जाता है, आखिरी में फिर क्या होता है कि चौथे काल में भी सब कुछ कम होते जाते हैं, आयु वगैरह घटती जाती हैं। ऐसा विदेश क्षेत्रों में कुछ नहीं होता है। विदेश क्षेत्रों में तो प्रारंभ में जैसा उत्कृष्ट काल चौथा यहाँ चलता है, वैसा सदा काल चौथा काल वहाँ चलता है। यहाँ के माप से बता रहे कि यहाँ जब चौथा काल प्रारंभ होता है, जैसा वातावरण रहता है वैसा वहाँ सदा काल रहता है। तो यहाँ के चौथे काल के प्रारंभ जैसा काल वहाँ की बात, वहाँ का जो काल है वो सदा प्रारंभ जैसे ही रहता है, वहाँ घटा बढ़ी नहीं होती। ऐसा जो है वहाँ पर उसका स्वरूप समझना। तो यहाँ के मिलेश्वर वहाँ के मिलेश्वर में अंतर होगा कि नहीं? बता रहे ना कि कोई अंतर नहीं है, वहाँ पर सब बराबर है। जो कहते हैं वहाँ का भी, यहाँ भी चौथा ही काल चलता, वहाँ यहाँ चौथे, वही बता रहा है कि चौथे वहाँ यहाँ के मिलेच खंड में भी कोई अंतर नहीं आता। चौथा काल यहाँ चलता, वहाँ भी चलता। यहाँ सिर्फ अंतर आता है तो कहाँ पर? सिर्फ कौन से आर्य क्षेत्रों, मिलेच खंडों में और विजयात पर्वत पर चौथा ही काल रहता है, वहाँ पर कोई अंतर नहीं। आगे देखो, आगे इसमें खुलासा स्वयं किया है। तो ये जो है, ये पूरा का पूरा मैंने एक संक्षेप में अपने लिए, अपने परोक्ष ज्ञान में, जो केवल ज्ञान में जो व्यवस्था ज्ञात हुई, उस व्यवस्था को यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है। और अपने लिए इसको अपने परोक्ष ज्ञान में समझकर इस लोक आदि संबंधी किसी प्रकार का कोई भ्रम अपने जीवन में धारण नहीं करने चाहिए। ये यहाँ बताने का प्रयोजन है, क्योंकि लोक में अनेक प्रकार की मान्यताएं अज्ञानी जीवों के द्वारा प्रचलित होती हैं। इसलिए अपन को उन लोगों के बताए अनुसार जो लोक आदि की व्यवस्था है उसको न मान करके, जो भगवान के द्वारा जानी हुई व्यवस्था है उसको जान करके ही अपने दिमाग में एक सम्यक प्रकार से विचार करना चाहिए, अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ बताने का प्रयोजन ये है। तो अब यहाँ आगे जी तो तुम्हारे जम्बू द्वीप संबंधी अपने लिए भरत, ऐरावत और बीच के जो है अपने लिए विदेश क्षेत्र आदि के वर्णन की जानकारी दी गई। अब आगे जो है और क्या क्या स्थितियां बनती हैं उस बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। थोड़ा सा विषय का और स्पष्टीकरण जो है, आगे कैसे द्वीप आदि समुद्र है उसका थोड़ा सा खुलासा और करते हैं। जिस प्रकार सब द्वीप और समुद्रों में द्वीप और समुद्र की मर्यादा को बनाने वाला 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार होती है, बनाने वाली वज्र की दीवार होती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप में भी ऐसा ही जानना। अर्थात माने वहाँ जो है उसके बीच में भी जो है एक 8 योजन ऊंची वज्र की दीवार बीच में बनी हुई है। अब उसके बाद फिर आगे क्या है? उस वेदिका से बाहर 2 लाख योजन चौड़ा गोलाकार, आगम में कहे अनुसार 16,000 योजन जल की गहराई आदि अनेक आश्चर्यों सहित लवण समुद्र जानना। उससे बाहर 4 लाख योजन गोल विस्तार युक्त धातकी खंड द्वीप जानना। और दक्षिण भाग में लवणोदधि और कालोदधि इन 2 समुद्रों की वेदिका को स्पर्श करने वाला दक्षिण और उत्तर लंबा 1000 योजन के विस्तार वाला 400 योजन ऊंचा ईश्वाकार नामक पर्वत जानना। उसी प्रकार उत्तर भाग में भी एक ईश्वाकार पर्वत है। उन दोनों पर्वतों से विभाजित पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड, ऐसे 2 भाग धातकी खंड के हो जाते हैं। पूर्व धातकी खंड द्वीप के मध्य में 84,000 योजन ऊंचा और 1,000 योजन गहरा
छोटा मेरू है, जो भरत क्षेत्र का मेरू है 1 लाख योजन ऊंचा, उससे छोटा है। तो ऐसा जो है 84,000 योजन ऊंचा और 1,000 योजन गहरा छोटा मेरू है, तथा पश्चिम धातकी खंड में भी ऐसा ही एक छोटा मेरू जानना। जिस प्रकार जम्बूद्वीप के महामेरू का भरत आदि क्षेत्र, हिमवत आदि पर्वत, गंगा आदि नदी और पद्म आदि सरोवरों का दक्षिण और उत्तर दिशा संबंधी वर्णन किया है, उसी प्रकार इस पूर्व धातकी खंड के और पश्चिम धातकी खंड के मेरू संबंधी भी जानना चाहिए। पंचमेरू में से इसमें धातकी खंड में भी 2 मेरू, एक इधर इस तरफ एक दूसरी तरफ, तो इस प्रकार से पूर्व धातकी खंड और पश्चिम धातकी खंड में एक मेरू है। तो उनको भी भरत क्षेत्र जैसी जो रचना बतलाई थी, सेम रचना वहां उस प्रकार की जानना चाहिए। अतः धातकी खंड में जम्बूद्वीप की अपेक्षा संख्या में भरत क्षेत्र आदि दुगने होते हैं। भरत क्षेत्र आदि में तो जितने हैं वो उतने एक ही है, पर यहां पर चूंकि उससे दूने दूने हो गए, 2 मेरू हो गए, तो उन सबकी संख्या दूनी हो जाती है। परंतु लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा से दुगने नहीं समझना, क्योंकि 2 हिस्सों में बढ़ गया तो लंबाई चौड़ाई तो उसके बराबर ही जानना। कुल पर्वत विस्तार की अपेक्षा से दुगने हैं, मैंने कुल पर्वत विस्तार की अपेक्षा से दुगने जानना, परंतु लंबाई की अपेक्षा से दुगने नहीं जानना। उस धातकी खंड द्वीप में जैसे चक्र में आरे होते हैं, चका में जो आरे रहते हैं ना, बीच पहिए के आरे होते हैं, वैसे आकार के कुलाचल पर्वत जानना। जिस प्रकार चक्र के आरे में छिद्र के भीतर की तरफ संकीर्ण सकरे वो आरे होते हैं, बाहर की तरफ चौड़े आरे होते हैं, उसी प्रकार क्षेत्रों का आकार भी वहां पर जानना चाहिए। कहां पर? ये धातकी खंड वगैरह के क्षेत्रों में। इस प्रकार के धातकी खंड द्वीप को 8 लाख योजन के गोल विस्तार वाला कालोदधी समुद्र घेरे हुए है। उस कालोदधी समुद्र को समुद्र से बाहर 8 लाख योजन चलने पर पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में गोलाकार चारों ओर से मानसोत्तर नामक पर्वत है। उस पुष्करार्ध द्वीप में, पुष्करवर आधे द्वीप में भी धातकी खंड द्वीप के समान दक्षिण और उत्तर दिशा में ईश्वाकार नामक 2 पर्वत हैं। पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 छोटे छोटे मेरू हैं, जैसे धातकी खंड में थे वैसे ही वहां। इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रों का विभाग जानना, माने वहां पर भी जैसे धातकी खंड में 2 भरत 2 ऐरावत आदि क्षेत्र थे और सेम रचना भरत जैसे जम्बूद्वीप संबंधी थी, वैसी सेम रचना उन सबकी जानना। तो इस प्रकार से, परंतु जम्बूद्वीप के भरत आदि की संख्या की अपेक्षा से यहां भरत आदि क्षेत्र दुगने हैं। धातकी खंड द्वीप के भरत आदि की अपेक्षा से संख्या दुगनी नहीं समझना। कुलाचलों की, क्योंकि आधा द्वीप है यहाँ, वहां तो पूरा द्वीप था इसलिए दूने हो गए थे, और यहाँ आधा द्वीप है इसलिए उसकी बराबर ही रहेंगे। कुलाचलों की लंबाई तथा चौड़ाई धातकी खंड के कुलाचलों की अपेक्षा से दुगनी जानना। दक्षिण में विजयार्थ पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण 25 योजन, हिमवत पर्वत की ऊंचाई 100 योजन, महाहिमवत पर्वत की ऊंचाई 200 योजन और निषद पर्वत की ऊंचाई 400 योजन जानना। उत्तर भाग में भी पर्वतों की ऊंचाई का प्रमाण उसी प्रकार का जानना। मेरू के समीप में गजदंतों की ऊंचाई 500 योजन की जानना, और माने हाथी के दांत के समान है इसलिए उनके नाम गजदंत है तो ये पर्वत, परंतु इनका नाम है गजदंत।
और नील तथा निषद पर्वतों के समीप गजदंतों की ऊंचाई 400 योजन, आगे वहां जाकर के 400 योजन हो जाती। बक्षार पर्वतों की ऊंचाई नदी के समीप में और नदी के अंत में नील निषद के समीप में 400 योजन है। मेरू पर्वत के अतिरिक्त शेष पर्वतों की ऊंचाई जितनी जम्बू द्वीप में कही थी उतनी ही पुष्करार्ध द्वीप की पुष्करार्ध तक के द्वीपों में जानना चाहिए तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी, देश, नगरी आदि के नाम भी वैसे की वैसे ही जानना चाहिए। जैसे भरत क्षेत्र के नाम बतलाए थे वैसे ही सब वहां पर भी वैसे के वैसे नाम सेम जानना चाहिए। उसी प्रकार 2 कोस ऊंची 500 धनुष चौड़ी पद्मराग रत्नमय वन आदि की वेदिका भी सब समान जानना। इस पुष्करार्ध द्वीप में भी चक्र के आरे के आकार के पर्वत और आरे के मध्य छिद्र समान क्षेत्र जानना। मानसोत्तर पर्वत के भीतरी भाग में ही मनुष्य रहते हैं, बाहर के भाग में नहीं। उन मनुष्यों का जघन्य आयुष्य अंतर्मुहूर्त का जानना और उत्कृष्ट आयुष्य 3 पल्ल का और मध्य में मध्यम भेद अनेक प्रकार के अंतर्मुहूर्त जघन्य और 3 पल्ल का उत्कृष्ट और बीच में इसके भेद प्रभेद बहुत सारे समझ लेना। ऐसे 3 मनुष्यों की आयु आदि वहां जानना। तो ये 3 पल्ल की आयु तो भोग भूमि के मनुष्यों की जानना, कर्म भूमि के मनुष्यों की तो आयु 1 करोड़ पूर्व वर्ष की ही उत्कृष्ट होती है। ये तो सामान्य रूप से मनुष्यों की आयु बता रहे वहां उन द्वीपों में रहने वाले। तो जो भी भोग भूमि के मनुष्य हैं उनमें उत्तम भोग भूमि के 3 पल्ल, मध्यम 2 पल्ल और जघन्य 1 पल्ल की आयु उत्कृष्ट जानना चाहिए। भोग भूमि में नहीं, कर्म भूमि में सब व्यवस्था है। कर्म भूमि के मनुष्यों में त्रियंचों में सब व्यवस्थाएं जो भरत क्षेत्र की है वही व्यवस्था वहां है। तो इस चार धात की में नहीं है, 2 पुष्करार्ध में और 2 धात की खंड में, ऐसे 4 भरत और 4 ऐरावत 2 क्षेत्रों में वहां के आगे के जानना। अब आगे कहते हैं कि त्रियंचों का आयुष्य भी मनुष्यों के समान ही उत्कृष्ट मध्यम जघन्य जानना। अर्थात भोग भूमि के त्रियंचों का आयु 3 पल्ल का उत्कृष्ट और जघन्य अंतर्मुहूर्त का जानना। इस प्रकार मध्यम आयु मनुष्यों के समान ही अनेक प्रकार की जानना। इस प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रों से विस्तृत फैला हुआ त्रियग लोक के मध्य में 2.5 द्वीप प्रमाण मनुष्य लोक का संक्षेप में व्याख्यान किया, ऐसा जानना। 48 मिनट के भीतर, 48 मिनट कहलाता मुहूर्त, 48 मिनट के भीतर एक आवली से अधिक और 48 मिनट के भीतर भीतर असंख्यात भेद हो जाते हैं अंतर्मुहूर्त के। जघन्य अंतर्मुहूर्त एक आवली से एक समय अधिक और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 48 मिनट से एक समय कम और बीच में उसके अनेकों भेद प्रभेद उसकी जानना चाहिए। जघन्य भोग भूमि की बात नहीं चल रही है यहाँ, तो सामान्य सी धात की खंड के मनुष्यों की, पुष्करार्ध द्वीप के मनुष्यों की और त्रियंचों की आयु बता रहे। तो सामान्य रूप से यहाँ कर्म भूमि और भोग भूमि मिला के चल रही चर्चा। तो भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल की होती है, ऐसी त्रियंचों की 3 पल्ल की, और कर्म भूमि के मनुष्यों की आयु अंतर्मुहूर्त की होती है। तो वहां पर भी माने सामान्य रूप से मनुष्यों की आयु बता रहे। अब मानसोत्तर पर्वत से बाहर के भाग में स्वयंभू रमण द्वीप के आधे भाग को घेर कर जो नागेंद्र नामक पर्वत है उसके पूर्व भाग में, मैंने पहले के भाग में
जो असंख्यात दीप समुद्र हैं उनमें यद्यपि व्यंतरा निरंतरा, इस वचन के अनुसार व्यंतर देवों का आवाज सब जगह रहता है, तो भी एक पल्ल प्रमाण आयुष्य वाले त्रियंचों की जगन्य भोग भूमि भी वहां पर जानना। इस प्रकार माने वहां पर जितने असंख्यात द्वीप हैं वहां पर जगन्य भोग भूमि है। तो द्वीप और समुद्र जितने भी हैं अढ़ाई द्वीप के बाहर, और नागेंद्र पर्वत से जो तुम्हारे से कौन सा द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है उसके आधे भाग में जो नागेंद्र पर्वत है, तो उस स्वयंभू रमण समुद्र की इस तरफ वाला द्वीप उसमें सब में क्या रहती है, जगन्य भोग भूमि पाई जाती है, और वहां पर त्रियंच पाए जाते हैं। संगी पंचेंद्रिय आदि त्रियंच वहां पर रहते हैं, और उसमें असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रियंच भी रहते हैं, छायक सम्यक दृष्टि त्रियंच भी रहते हैं इन द्वीपों में। तो ऐसा इस प्रकार से उन असंख्यात द्वीपों में समुद्रों में तो नहीं रहते, ये द्वीपों में जो है वो जितने भी हैं उसमें त्रियंच भोग भूमि है जगन, और वहां पर त्रियंच पाए जाते हैं। भोग भूमि में गलत तरह जीव नहीं होते, 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव वहां पर नहीं पाए जाते। आधा द्वीप और पूरा समुद्र उसका स्वयंभू लवण आगे बता रहा है उसके बारे में। तो इस प्रकार से वो जगन्य भोग भूमि है इधर 2.5 द्वीप के बाहर, और स्वयंभू रमण द्वीप के आधे भाग से यहाँ इस तरफ सब जगह जो है जगन्य भोग भूमि है, और उनमें त्रियंच जीवों का निवास है। इस प्रकार से जानना नहीं। नागेंद्र पर्वत से बाई भाग में जो स्वयंभू रमण द्वीप है और जो स्वयंभू रमण समुद्र है, उनमें विदेश क्षेत्र के समान सदैव कर्म भूमि और चौथा काल रहता है। जो विदेश क्षेत्रों में जैसे चलता है कर्म भूमि में चौथा काल, ऐसे वहां चलता है रहता है, परंतु वहां मनुष्य नहीं रहते, वहां त्रियंची पाए जाते। इस प्रकार त्रियग लोक की और उसके मध्य भाग में स्थित मनुष्य लोक के प्रतिपादन द्वारा संक्षेप में मध्यम लोक का यानी मध्य लोक का व्याख्यान समाप्त हुआ। मनुष्य लोक में 398 और त्रियग लोक में नंदीश्वर द्वीप में, कुंडल द्वीप में और रुचिक द्वीप में क्रमशः नंदीश्वर द्वीप में 52, कुंडल द्वीप में 4, रुचिक द्वीप में 4 अकृत्रिम स्वतंत्र जिन मंदिर जानना चाहिए। कुल मिलाकर के ये मध्यलोक में अकृत्रिम जिन चैत्यालय कितने हैं, 458 जिन चैत्यालय जानना चाहिए। इसके पश्चात अब आगे जो है कि ज्योतिष के लोक का वर्णन यहाँ से ऊपर के लोक का चालू होता है। मैंने ऊपर जो है जो ज्योतिषी देवों के विमान आदि हैं, अब उनका यहाँ पर आगे क्रम से खुलासा चलता है। तो ये बीच में मध्य लोक और मनुष्य लोक अढ़ाई द्वीप आदि की ये संक्षेप में अपन को जानकारी दे दी कि लोक मध्य लोक में क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है। तो ये भगवान सर्वज्ञ के ज्ञान में जो वस्तु व्यवस्था आई है उसके अंतर्गत ये आगम में अपने लिए जो लिखा है उसके आधार से अपन इस लोक आदि के बारे में सम्यक प्रकार जानकर और फिर अपना आत्मित करने के लिए इन सभी प्रकार की माने विश्व की व्यवस्था को समझकर इसमें किसी प्रकार अन्यथा विचार न करके सम्यक विचार करके और अपना आत्मित करने के लिए फिर अपन इन सारे बाही के संयोगों से, इन सारे बाहर के जितने भी परिस्थितियां हैं उनसे अपनी आत्मा की पृथकता समझकर अपना आत्मा अपने ही गुण पर्यायों में रहता है, अपने स्वरूप को भूलकर निरंतर शरीर आदि में मूर्छित होके निरंतर मोह राग द्वेष आदि करके दुखी बना है। तो अब अपन को ये सब व्यवस्था समझ के
यहां से निश्चिंत होकर अब अंदर में अपन अपने स्वरूप को ही अपना वास्तव में स्वरूप समझें, जाने, उसी को अनुभवें। इसके लिए अपन को ये सारा वर्णन चल रहा है कि इस संबंधी अपन को कोई भ्रम ना रहे, इस लोक संबंधी। अब आगे ज्योतिष लोक के बारे में भी कुछ जानकारी दी जाती है। वह इस प्रकार है। क्या 720 कहां से बना है? 720? हाँ, मुझे 720 तीर्थंकरों का बता दो। अब त्रिकालवर्ती तीर्थंकर तो वो समझ रहे हिमालय की समझ रहे, हिमालय नहीं है वो तीर्थंकरों का। तीर्थंकर बने इतने 324 में इतने तीर्थंकर होती है संख्या। 5 बजे 5 240 हो गए, हैं 240 हो गए, 2 व्यक्ति में सो गए काय में से? तो 5 हाँ 240 तीर्थंकर हो गए ना एक बार में। हाँ तो व्यक्ति ये बात हाँ, वो तो तीर्थंकरों की पूरी संख्या हो गई, वो तो 700 त्रिकालवर्ती तीर्थंकरों की, भूत वर्तमान भविष्य काल संबंधी, 5 भरत 5 वेरावत के। अब देखिए यहाँ ज्योतिष के लोक में क्या क्या है आगे, तो कहते हैं चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे, प्रकीर्णक, उसको अपन प्रकीर्णकाश्य तत्वार सूत्र में दिया ना, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये ज्योतिषी देवों के 5 भेद बतलाए। इस प्रकार ज्योतिषी देव 5 प्रकार के जानना। उनमें से इस मनुष्य लोक के पृथ्वी तल से 790 योजन ऊपर आकाश में तारों के विमान हैं, उनसे 10 योजन ऊपर सूर्य के विमान हैं, उनसे 80 योजन ऊपर चंद्र के विमान हैं। तत्पश्चात त्रैलोक्य सार में कथित क्रम के अनुसार 4 योजन ऊपर अश्विनी आदि नक्षत्रों के विमान हैं और तत्पश्चात 4 योजन ऊपर बुध के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर शुक्र के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर बृहस्पति के विमान हैं। तत्पश्चात 3 योजन ऊपर मंगल के विमान हैं। उससे भी 3 योजन ऊपर शनिश्चर के विमान हैं। वही आगे कहा है 790 10 80 4 4 3 3 3 3 योजन ऊपर क्रम पूर्वक तारे, सूर्य, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनिश्चर के विमान जानना। त्रिलोक सार गाथा 332 उसमें ये लिखा हुआ है। वे ज्योतिषी देव अढ़ाई दीप में मेरु की प्रदक्षिणा करके निरंतर परिभ्रमण करते हैं। वहाँ घड़ी, प्रहर, दिवस आदि रूप स्थूल व्यवहार काल, समय, निमिष आदि सूक्ष्म व्यवहार काल की भांति यद्यपि समय, घड़ी आदि विवक्षित भेदों से रहित अनादि अनंत कालाणु द्रव्यमय निश्चय काल रूप उपादान से उत्पन्न होता है, तो भी निमित्त भूत कुम्हार द्वारा उपादान रूपी मिट्टी के पिंड में से बने हुए घड़ों की भांति चंद्र, सूर्य आदि ज्योतिषी देवों के विमानों के गमन आगमन से यह व्यवहार काल प्रकट होता है। क्या कह रहे कि जैसे उपादान कारण से तो घड़े आदि बर्तन मिट्टी से बनते हैं, वो कुम्हार से नहीं बनते।
परंतु जैसे कुमार को व्यवहार में उस बर्तनों के बनाने वाला कहते हैं, ऐसे ही निश्चय से तो जो काल है, तो लोक में रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु विद्यमान है, उनसे काल की उत्पत्ति होती है प्रति समय। परंतु लोक में इन सूर्य चंद्रमा आदि के माध्यम से भी रात दिन आदि घड़ी घंटे आदि का व्यवहार काल का व्याख्यान किया जाता है। आया समझ में? जैसे मूल में तो उपादान कारण मिट्टी से घड़ा काहे से बनता है? मिट्टी से। परंतु निमित्त रूप में उसको कुमार आदि जो निमित्त बनते हैं, तो अपन कहते किसने घड़ा बनाया? कुमार ने। ऐसे ही मूल में तो समय की उत्पत्ति होती है निश्चय काल से, जो इस लोक में रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु विद्यमान है। पर व्यवहार में अपन सूर्य चंद्रमा आदि के क्या है गमन आदि करने से रात दिन आदि के काल की व्यवहार से गणना उनसे मानते हैं। इस कारण उपचार से वह ज्योतिषी देवों से कृत जानना चाहिए काल आदि, ऐसा कहा जाता है। निश्चय काल तो कुमार के चाक के भ्रमण में नीचे की कीली बहिरंग सहकारी होती है, उसी प्रकार विमानों के गमन रूप परिणाम का बहिरंग सहकारी कारण जानना। इस प्रकार ये अब अढ़ाई दीप में जो चंद्र और सूर्यों की संख्या कहते हैं उनकी क्या, अब अढ़ाई दीप में कितने होते हैं उनका सूर्य चंद्रमा की संख्या बताई जाती है। वह इस प्रकार है, जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य हैं, लवणोदक समुद्र में 4 चंद्रमा और 4 सूर्य हैं, और धातकी द्वीप में 12 चंद्रमा और 12 सूर्य हैं, और कालोदक समुद्र में 42 चंद्रमा और 42 सूर्य हैं, और पुष्करार द्वीप में 72 चंद्रमा और 72 सूर्य जानना चाहिए। तत्पश्चात भरत और ऐरावत क्षेत्र में स्थित जम्बूद्वीप के चंद्र और सूर्य का कुछ वर्णन किया जाता है। किसका? भरत क्षेत्र में रहने वाले चंद्रमा और सूर्य का। वह इस प्रकार जानना, जम्बूद्वीप में 180 योजन और 12 अर्थात लवण समुद्र में 330 योजन, इस प्रकार कुल 510 योजन प्रमाण गगन क्षेत्र कहलाता है। कितना कहलाता है गगन क्षेत्र? आकाश का क्षेत्र 180 योजन और 12 और अर्थात लवण समुद्र में 330 योजन, इस प्रकार कुल 510 योजन प्रमाण गगन क्षेत्र जानना चाहिए। क्योंकि जम्बूद्वीप में ये लवण समुद्र और ये तुम्हारे से जम्बूद्वीप का इसका जो है स्वरूप पूरा का पूरा इतना इसमें लेना है, जिसमें ये 2 चंद्रमा 2 सूर्य आदि। इस प्रकार कुल 510 योजन प्रमाण गगन क्षेत्र कहलाता है। वह चंद्र और सूर्य दोनों का एक ही गमन क्षेत्र है। उसमें भरत क्षेत्र और बाहर के भाग के गमन क्षेत्र में सूर्य के मार्ग 184 हैं और चंद्र के मार्ग 15 ही हैं। वहाँ जम्बूद्वीप में कर्कट संक्रांति दिवस, अपन जिसको क्या बोलते हैं मकर संक्रांति दिवस, तो ये कर्कट संक्रांति के दिवस दक्षिणायन के प्रारंभ में निषद पर्वत पर प्रथम मार्ग में सूर्य का प्रथम उदय होता है। तब सूर्य विमान में स्थित निर्दोष परमात्म जिनेश्वर के अकृत्रिम बिंब को प्रत्यक्ष देखकर अयोध्या नगरी में स्थित भरत चक्रवर्ती निर्मल सम्यक्त के अनुराग से पुष्पांजलि देकर अर्घ्य देता है। मकर संक्रांति के माने जो है इसमें जो जब ये अपना चालू हो जाता है तो वहां से जो है ये भगवान सबसे नजदीक पास में होते उस समय
उस समय जो है वो क्या है, जो निर्मल सम्यक्त का धारी भरत चक्रवर्ती है वो भगवान निर्मल सम्यक्त के अनुराग से भगवान के अकृत्रिम जिनबिंबादि देखकर उन्हें अर्घ्य चढ़ाता है। उस मार्ग में स्थित भरत क्षेत्र के सूर्य का ऐरावत क्षेत्र के सूर्य के साथ और भरत क्षेत्र के चंद्र का ऐरावत क्षेत्र के चंद्र के साथ जो अंतर रहता है वह विशेष रूप से आगम में जान लेना चाहिए। मतलब विस्तार से वो त्रिलोक सार आदि में दिया गया है। तो उस समय वो उनका क्या दूरी रहती है एक दूसरे की, मैंने दो चंद्रमा दो सूर्य हैं तो उनमें कहाँ कहाँ कितना दूरी रहती है उस समय वो वहाँ से विस्तार में पढ़ना। अब आगे कुछ और दे रहे। अब सतभिषा त्रिलोक सार गाथा 399 में दिया है। सतभिषा, भरणी, आद्रा, स्वाति, अश्लेषा और ज्येष्ठा ये 6 नक्षत्र जघन्य हैं। रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद ये 6 नक्षत्र मध्यम है और उत्तम है, मध्यम नहीं, 6 नक्षत्र उत्तम है और बाकी के नक्षत्र मध्यम जानना। इस प्रकार गाथा में कथित क्रम अनुसार जो जघन्य और उत्कृष्ट और मध्यम नक्षत्र हैं उनमें से किस नक्षत्र में कितने दिवस सूर्य रहता है वह कहते हैं। एक मुहूर्त में, ये त्रिलोक सार गाथा 404 में दिया है, एक मुहूर्त में चंद्रमा 1768, सूर्य 1830 और नक्षत्र 1835 गगन मंडलों में, गगन खंडों में गमन करता है। अतः 67 और 5 इस प्रकार 1835 ऋण 1768 बराबर कितना बचता है 67 और 1835 ऋण 1830 5, तो ये 67 इस प्रकार से आते। अधिक भागों से नक्षत्र खंड को भाग देने से जो मुहूर्त आवे वे मुहूर्त चंद्र और सूर्य के आसन्न मुहूर्त जानना चाहिए। अर्थात एक नक्षत्र पर इतने मुहूर्त तक चंद्र और सूर्य की स्थिति रहती है, माने इतने इतने नक्षत्र और नक्षत्र में चंद्र और सूर्य का गमन होता रहता है इतने समय तक। तो इस प्रकार क्या है, एक नक्षत्र पर इतने मुहूर्त तक चंद्रमा और सूर्य की स्थिति जानना। इस प्रकार इस गाथा द्वारा आगम में कथित क्रम से भिन्न भिन्न दिवसों का योग करने से 366 दिन होते हैं। साल में कितने आ जाते हैं 366 दिन होते हैं। जब दीप के अंदर से दक्षिण दिशा के बाहर सूर्य की गमन करता है तब 183 दिनों को दक्षिणायन नाम प्राप्त होता है। और जब सूर्य समुद्र की ओर से उत्तर दिशा के अंदर के मार्गों में आता है तब शेष 183 दिनों को उत्तरायण जानना चाहिए। समुद्र के अंदर गमन मतलब वो समुद्रों का गमन तो समुद्र के अंदर नहीं, समुद्रों के माध्यम से उसके क्षेत्र में गमन करता है। ये भी हमने सुना कि कहाँ पे है समुद्र के अंदर से भी सूर्य गमन करता है कोई क्षेत्र का। तुमने कहा सुनो है वो फिर से पढ़िए, कहा पढ़ो है यहाँ नहीं होगा और क्षेत्र जो है ना समुद्र में जहाँ तो अपने लिए यहाँ पर किस तरीके से जो है उनका माने सूर्य चंद्रमा आदि का जो है गमन क्षेत्र है। तो 366 दिनों का अपन उत्तरायण और दक्षिणायन जब वो उसकी दिशा बदलती है, क्योंकि वो माने उसका घट या बड़ी चलती रहती है, तो कितना कितना माने जैसे मान लीजिए ठंडों के दिनों में सबसे छोटी छोटी रातें हो जाती, सबसे छोटी छोटी रातें नहीं बड़ी रातें हो जाती और दिन हो जाती हैं बहुत छोटे छोटे। और गर्मियों के समय में क्या हो जाते हैं
दिन बड़े बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो ये सब इनकी परिक्रमा देने की जो दिशाएं हैं उनके बदलने से और उनकी इस प्रकार की स्थिति बनती है जम्बूद्वीप में। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 366 दिन वर्ष के हो जाते हैं, दोनों उत्तरायण दक्षिणायन को मिलाकर के। अब आगे देखिए, तो अब आगे कहते हैं कि मार्ग में तब शेष 183 दिनों का उत्तरायण नाम पाता है। उसमें जब द्वीप के भीतर कर्कट संक्रांति, जिसको तुम यहाँ मकर संक्रांति बोलते हो, तो कर्कट संक्रांति के दिन दक्षिणायन के प्रारंभ में प्रथम मार्ग की परिधि में जब सूर्य होता है, तब सूर्य विमान की आतप का पूर्व पश्चिम विस्तार 94,525 योजन प्रमाण होता है। ऐसा जानना, उस समय 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। कितना अंतर हो गया? 12 मुहूर्त की रात्रि और 18 मुहूर्त का दिन। तो क्या है ये? 18 मुहूर्त का दिन और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। तत्पश्चात क्रम क्रम से आतप की हानि होने पर 2 मुहूर्त के 61 भागों में से 1 भाग प्रमाण प्रत्येक दिवस घटता है और लवण समुद्र के अंतिम मार्ग में माघ मास में कर्कट संक्रांति या मकर संक्रांति, माघ मास में मकर संक्रांति की उत्तरायण के दिन सूर्य विमान की आतप का पूर्व पश्चिम विस्तार जघन्य रूप से 63,016 योजन प्रमाण रहने तक घटता है। उसी प्रकार 12 मुहूर्त का दिन और 18 मुहूर्त की रात्रि होती है। अन्य विशेष व्याख्यान लोक विभाग आदि में से जानना चाहिए। हाँ, तेज ज्यादा रहता है। तेज नजदीक होता है तेज बढ़ता है, और दूर होता जाता है तो उसका तेज घटता जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने अपने लिए जो ज्योतिषी विमान आदि हैं उनकी क्या दशा होती है, उसकी ये मनुष्य लोक के स्वरूप मैंने यहाँ पर जम्बूद्वीप आदि के इसकी रचना स्वरूप बताया, भरत क्षेत्र आदि का। अब मनुष्य क्षेत्र के बाहर जो ज्योतिषियों के विमान हैं उनका गमन नहीं होता है। वे मानसोत्तर पर्वत के बाहर 50,000 योजन जाकर गोलाकार पंक्ति के क्रम से पूर्व क्षेत्र को बेष्टित करके यानी घेर कर स्थित रहते हैं। वहाँ प्रथम वलय में 144 चंद्रमा और सूर्य परस्पर अंतर पर यानी दूरी पर रहते हैं। इसके बाद 1-1 लाख योजन जाने पर उसी क्रम से 1-1 वलय होता है। विशेष यह है कि प्रत्येक वलय में 4-4 चंद्र और 4-4 सूर्य की वृद्धि पुष्करार्ध के बाही भाग में 8वें वलय तक होती है। तत्पश्चात पुष्कर समुद्र के प्रवेश में स्थित वेदिका से 50,000 योजन प्रमाण जल भाग में जाकर प्रथम वलय में 144 चंद्रमा और इतने ही सूर्यों का जो पहले व्याख्यान किया है उससे दुगने चंद्र और सूर्य युक्त प्रथम वलय है। जल भाग में जाकर अरे वही लगाना जल भाग का मतलब, वहाँ समुद्र का जो चौड़ाई है उस चौड़ाई में मतलब उतने ऊपर ऊंचाई पर है। वो तो उस समुद्र अपनी पृथ्वी तल से वो तो 700 योजन की ऊपर की ऊंचाई पर है सब जगह, उसके नीचे नहीं है वो। तो इस प्रकार से 1-1 लाख योजन जाने पर एक वलय है। प्रत्येक वलय में फिर आगे यहाँ पर वहाँ आगे तो दूने लगाना है। प्रथम वलय में 144 चंद्र और सूर्य का जो पहले व्याख्यान किया है
उससे दुगने चंद्र सूर्य प्रथम वलय में हैं। तत्पश्चात पूर्वोक्त प्रकार से 1-1 लाख योजन जाने पर 1-1 वलय है। प्रत्येक वलय में 4 चंद्र और 4 सूर्यों की वृद्धि होती है। इसी क्रम से स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर के भाग की वेदिका तक ज्योतिषी देवों का अवस्थान जानना। जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण ये असंख्यात ज्योतिषी विमान अकृत्रिम स्वर्णमय और रत्नमय जिन चैत्यालयों से शोभित जानना। माने ये विमान तो स्वर्णमय है और उसमें जिनेंद्र भगवान के चैत्यालय रत्नमय बने हुए हैं सब। इस प्रकार संक्षेप से ज्योतिष के लोक का कथन पूर्ण हुआ ऐसा जानना। इस प्रकार से ये ज्योतिषी लोक का जो है ऐसा स्वरूप अपने असंख्यात द्वीप समुद्रों के अंतर्गत कैसी कैसी रचना है अब ये जानना। तो अब इतना विशाल विस्तार जो है, माने अभी ये लोग भी मानते हैं कि ये आकाश गंगाएं सूर्य चंद्रमा संख्या तो है, आकाश गंगाएं इस प्रकार की हैं। तो ये सब एक एक सूर्य का चंद्र का परिवार भी इस प्रकार के आगे जाकर के बदला है। तो ये सब कहाँ से उनने पढ़े? ये सब वैज्ञानिक यहीं से लाएंगे। केवल ज्ञान ने जो जाना गया है, इसके अलावा उनने तो अनुमान आदि करते हैं। तो ये तो आगम में सब अपन भी अभी अनुमान ही कर रहे हैं। ये तो भगवान के ज्ञान में तो प्रत्यक्ष ये सब चीजें दिखती हैं। तो वैज्ञानिक चंद्रमा पे देखो, चंद्रमा है कि उनकी अपनी एक मान्यता सबसे पुराना क्या अनादि निधन है? बोलो पुराना मुराना क्या होता है? तो वो तो वस्तु व्यवस्था अनादि काल से अनंत काल तक चल रही। हाँ, तो ये जो है अपन को पूरा का पूरा देखो, अपन को मात्र इसको जानना है। इससे कोई लाभ अपन को, आत्मा को कोई लाभ हानि नहीं है। लाभ इतना ही है कि अपन अन्य मिथ्या दृष्टियों के माने हुए अन्य मिथ्या कल्पना नहीं करें। और अगर अपन इस प्रकार का नहीं मानते हैं तो व्यर्थ की कल्पनाएं करके अपन फिर तो सब पे शंका पैदा होगी। इसलिए ये सब बातें तो अपन को आगम में जो लिखी हैं, क्योंकि अपन को बताया है सूक्ष्म दूर और अंतरित चीजें तो अपन को भगवान के ज्ञान से मानना है। परंतु जिन चीजों को अपन प्रयोग करके अनुभव कर सकते हैं उनको अकेले आगम से नहीं मानना है। आत्मा का स्वरूप है तो अकेले आगम से नहीं मानना है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वो भगवान केवली सुत केवली के द्वारा कथित तो है ही, परंतु हमारे स्वानुभूत भी है। हम उसको अनुभव करके भी बोल रहे हैं। ऐसे तुम भी अकेले हम हमारे कहने से नहीं मानना। किसको? आत्मा के स्वरूप को। उसका क्या करना? उसका तुम अनुभव करके मानना, तभी वो सही माना जाएगा। ये बात है तो चूंकि अपने से भिन्न है तो इनको तो अपन आगम से, चूंकि अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल ज्ञान दूर है। अब असंख्यात तो द्वीप समुद्र अपन कैसे देखें? ऊपर सूर्य चंद्रमा आदि अपन इतने विस्तार वाले अपन कैसे देखें? सब मंदिर हैं वहां पर। मंदिरों में 108 जिन प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं, तो वो सब चीजें वहां पर अकृत्रिम बनी हुई हैं सब। तो इस प्रकार से अपन को इन सब चीजों का बराबर ज्ञान में लेके ये वस्तु की व्यवस्था है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये चीजें अपन को मात्र जानने लायक है, इससे कोई लाभ अपन को कोई मिलना है कि नहीं मिलना है? तो इसके बारे में आचार्य झूठ क्यों बोलते? उससे क्या मिलना था? जो अपन को प्रयोजनभूत बातें हैं जिनसे अपन को लौकिक दृष्टि से लाभ हानि होती है, तो इसमें कोई लौकिक दृष्टि से कोई मिलना जुलना तो है नहीं। इसलिए ये तो भगवान के ज्ञान में आई हुई बातें, अपन उनको जो सूक्ष्म हैं, जो अपन न यंत्रों से देख सकते हैं न अपने ज्ञान का विषय बनता है, ये तो आगम में कई है। इसलिए 3 प्रकार से भगवान के द्वारा कहे हुए आगम से ही अपन को स्वीकार करना। परंतु जो चीज अनुभव करके मानना है और जो अपन को जान करके छोड़ना है, तो ये आगम से मान करके आश्रवादी और ये आगम में लिखे हैं ऐसा मान लो, और तुम अपने अंदर से उसकी अपने स्वरूप की प्रवृत्ति करके, संवर निद्रा प्रवृत्ति करके, और ये राग द्वेष आदि आश्रमों का अभाव नहीं करो, तो अकेले आगम में मान लेने से सम्यक दृष्टि नहीं बन जाओगे। इसमें सम्यक दृष्टि कब बनोगे? कि तुम अनुभव करके अपने स्वरूप को और आश्रव आदि का क्रम से अभाव करते हुए ऐसा ही जानते हुए निर्वृत्ति करना,
तो तुम्हारा ये 7 तत्वों का सिद्धांत सही है, और तुम सोचोगे आगम में लिखा है, तुम्हें विश्वास है, तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि ये कल्याण तो तुम्हारे अनुभव से होना है, और वो तुम्हारे लिए मात्र ज्ञान में जान लेना है। क्यों? उसमें तुम्हें कुछ ग्रहण त्याग नहीं करना है। परद्रव्यों को तो मात्र ज्ञान का गेय बनाना है, और अपने स्वाद्रव्य को अंदर में अनुभव करके स्वागेय मानना है, और फिर उसमें स्थिर होकर के राग द्वेष मोह आदि का अभाव करना है। तो ये अकेले आगम में लिखा होने से काम नहीं चलेगा। इसमें तो अपने जीवन में जो छोड़ने लायक हैं उसको शक्ति प्रमाण छोड़ना है, और जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करना है, और पूर्ण रूप से वीतराग दशा प्रकट करने की श्रद्धा और भावना करना है। तो ये बराबर समझना इसको। तो इन 7 तत्वों का जो स्वरूप बताया है, सबसे पहले परोक्ष ज्ञान में वैसा मानना, और फिर प्रयोग करके अंदर में स्वरूप का अनुभव करके इनको छोड़ते हुए, हे बनाते हुए, यथाशक्ति प्रवृत्ति करते हुए, तब वो तुम्हारा सम्यक दर्शन माना जाएगा, सम्यक ज्ञान माना जाएगा, सम्यक चारित्र माना जाएगा। ऐसा अपन को ये समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये सारे अपन को जानकारियां आचार्यों ने अपने लिए लिख करके रखी हैं। क्योंकि क्रम क्रम से इस वर्तमान काल में जो अवसर्पणी काल है, बुद्धि आदि का ह्रास होता गया, शक्ति सामर्थ्य घटती गई, तो सब धीरे धीरे भगवान के द्वारा उपदेशित जो विषय था वो धीरे धीरे पहले तो सुनकर के चला आया, और बाद में वो लोप होता गया, विस्मृत होता गया। तो फिर बाद में आचार्यों को ये थोड़ा अनुराग पैदा हुआ कि भैया आगे की जीव क्या करेंगे, अपन तो चलो सुन सुन करके यहाँ तक आ गए, परंतु नहीं रहेगा। तो अपन इसको लिख करके रखें ताकि लोग अब उसको समझ करके अपने जीवन में कल्याण कर सकें। वही ज्योतिष ज्ञान माने इन सबका ज्ञान, इन सब ज्योतिषी आदि, इन सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि तारे पृथ्वी, ये सब इनका सबकी जानकारी, ये सब माने सब जितना भी ज्ञान है आगम को छोड़ के और सही ज्ञान कहीं है नहीं। भगवान के जाने हुए वस्तु स्वरूप को छोड़ के कौन बताए इन सब चीजों को। इसलिए ये सारी चीजें आगम में कोई चीज बाकी नहीं है जिसका वर्णन नहीं हो, सब चीजों का वर्णन है। अनादि से नहीं चलती ये, तो अपन को अनादि से ऐसे तो परंपरा चल रही है, जैसे ये ह्रास आदि होता है उसमें, परंतु ऐसे ये बोचूगी वहां जैसे विदेश क्षेत्र आदि, तो वहां मान लीजिए उनको तो साक्षात भगवान है और वहां उपदेश और धारणा शक्ति है, तो वो तो सुन रहे, जरूरी नहीं है लिखने की वहां। तो जहां अपन को जब जरूरत पड़ती है तब है। तब जिनके लिए जैसे मान लीजिए विदेश क्षेत्र है, भोग भूमि है, जहाँ भोग भूमि है, तो वहां अब तुम्हारा सामग्री इकट्ठी करने की जरूरत है कि भैया कल मिल है कि नहीं मिल है। अरे वहां कल्प वृक्ष है, तुम्हें जो चाहे शिक्षा करो पाओ, तो उधर कोई संग्रह करने का परिग्रह रखने का कहाँ जरूरत। अब यहाँ अपन को लगता है कि भैया पता नहीं आगे मिले कि नहीं मिले, तो अपन यहाँ संग्रह, जबकि वो भी व्यवस्था फिक्स है, वहां कल्प वृक्षों से मिलती है, और यहाँ पर भी तुम्हारे भाग्य से जो व्यवस्था बनना है वो ही बनेगी। तुम कितना भी कल्पनाएं कर करके संग्रह करते रहो, पर तुम्हारे लिए उसका उपयोग जो नहीं कर पाना है तो नहीं कर पाना है, जिसको करना है वो ही करेगा, सब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये जिनको विवेक होता है यथायोग, चूंकि कर्म भूमि है, कर्म यहाँ करते हुए व्यक्तियों को अपनी आजीविका आदि की व्यवस्था करेंगे, तो वो तो करेंगे, परंतु साथ में ये भी ध्यान रखना है कि व्यवस्था उदय प्रमाण ही कर पाओगे। बिना उदय के आप प्रयत्न पूर्वक करते रहो, और मिलेगा कितना ही कि जितना तुम्हारे भाग्य में हो। इसलिए उसमें अपन एकदम मूर्छित होकर के, पागल होकर के उसमें नहीं लगे, और अपना यथायोग साथ में ये सब बाह्य व्यवस्था यथायोग अपनी निचली भूमिका में करते हुए अंतरंग में अपनी मूल आराधना करें, ताकि अपनी जो है आत्मा इस संसार के दुखों से बच के अपने उस परम सुख को पा सके। तो अब आगे जो है अपना इसमें थोड़ा और वर्णन ऊर्ध्वलोक का दिया है विस्तार में, अब इसको अपन बाद में देखेंगे, अभी तो अपना टाइम हो गया है, क्योंकि फिर लोगों को आकुलता होती है। चलिए यहाँ पे लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत यहाँ 3 लोक का वर्णन किया जा रहा है। अपन ने अभी अधोलोक का वर्णन पूर्व में पढ़ के आए हैं, अभी मध्य लोक का वर्णन यहाँ पे चल रहा है।
मध्यलोक में सर्वप्रथम मध्य में जम्बू द्वीप है। प्रथम सुमेरु सुदर्शन मेरु को घेरे हुए जो भरत और एरावत क्षेत्र हैं और विदेह क्षेत्र हैं। विदेह की 16 दूनी 32 नगरियां हैं, उनका वर्णन हुआ। फिर 2.5 द्वीप का वर्णन हुआ, किस प्रकार से कैसे कैसे पांचों मेरु के अंतर्गत कौन कौन से भरत एरावत आदि क्षेत्र हैं, विदेह आदि क्षेत्र हैं, भोग भूमि आदि हैं। उसके आगे तक 13 द्वीपों तक अकृत्रिम जिन बिंब हैं, जिन मंदिर हैं। उसके आगे फिर इस प्रकार से जिन बिंब जिन मंदिर आदि नहीं हैं। और उसके बीच में जो मनुष्य तो 2.5 द्वीप के बाहर जाते ही नहीं हैं। उसके आगे अंतिम जो स्वयंभू लवण समुद्र है, वहां भी भोग भूमि है और वहां भी कर्म भूमि है। अंतिम स्वयंभू लवण समुद्र द्वीप और आदि द्वीप में कर्म भूमि, हाँ वहाँ कर्म भूमि है, बीच में भोग भूमि है, उसके बीच में भोग भूमि आदि हैं। और जगन्न भोग भूमि, हाँ पुत्रियंज आदि है, सब में जगन्न भोग भूमि है। और ज्योतिषी लोक की भी चर्चा हुई, किस प्रकार से क्या क्या है, काफी विस्तार है। रात्रि में अपन उसको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, काफी स्पष्ट होता है विषय। बार बार अपन समझेंगे तो और स्पष्ट होगा। रात्रि में चल रहा है क्या?